हेलो। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सेलुलर फ्लूइड के बारे में। तो एक बात बताना रह गया था, एक कॉन्सेप्ट जो नहीं बताया था वो ये था कि हम हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का क्या कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमें ऑस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है पूरा, दैट इज ऑस्मोलैरिटी। ओके, ऑस्मोलैरिटी हमारे पास सेल की होती है 300। ओके, अब एक सेल है, सपोज इसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑस्मोलैरिटी है। अब हमने इस सेल को एक सॉल्यूशन में रख दिया है जिसके अंदर इससे कम ऑस्मोलैरिटी है। तो मान के चलते हैं इस अगर इसकी 300 है तो हमने इसको 200 की ऑस्मोलैरिटी में रख दिया। तो इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, जिसकी ऑस्मोलैरिटी सेल की ऑस्मोलैरिटी से कम होते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे कि इसका एग्जांपल आ जाता है यूरिया। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं एक दूसरे सॉल्यूशन की जिसमें हमने सेल को पुट कर दिया है। ठीक है, और इस सेल की ऑस्मोलैरिटी सेम है जैसे कि सेल की है। तो अगर इसकी 300 है सेल की, तो इस सॉल्यूशन की भी 300 है। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक, क्योंकि इसकी सेम है। आइसो स्टैंड्स फॉर, मतलब क्या मतलब बनता है आइसो का, मतलब सेम ऑस्मोलैरिटी। यहाँ पे हाइपो का मतलब क्या है, कम। इसकी ऑस्मोलैरिटी, सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी सेल की ऑस्मोलैरिटी से कम है, इसलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे ही एक दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं। ये सेल है 300 ऑस्मोलैरिटी का। ओके, और ये सॉल्यूशन में रख दिया हमने इसको। इस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी है 500। तो इस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी सेल की ऑस्मोलैरिटी से ज़्यादा है। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक का एग्जाम्पल क्या आ जाता है, जैसे कि मैनिटोल आता है। ओके, सो हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल यूरिया, हाइपरटोनिक का मैनिटोल। सिमिलरली आइसोटोनिक का एग्जाम्पल आता है 0.9%। हम जो NaCl नॉर्मल सलाइन चढ़ाते हैं IV फ्लूइड में, वो आइसोटोनिक होता है। ठीक है, अब ये 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़ लिए हमने, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। इनमें क्या रिस्पॉन्स होएगा सेल का, वो देखते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखते हैं तो हमें पता है इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो इसमें ऑस्मोलैरिटी कम है, इसका मतलब इसके अंदर फ्लूइड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट। ठीक है, तो हाइपोटोनिक से जो फ्लूइड है वो सेल के अंदर चला जाएगा। खुद सोचने की बात है कि अगर एक सेल है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस फ्लूइड, तो पानी की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, हमेशा पानी की मूवमेंट होती है लेस सॉल्यूट से मोर सॉल्यूट की तरफ, लेस ऑस्मोलैरिटी से मोर ऑस्मोलैरिटी की तरफ, तो पानी इसके अंदर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इस वाले सॉल्यूशन की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम है, मतलब सॉल्यूट कम है इस वाले सॉल्यूशन में। तो वाटर कहाँ से कहाँ जाता है, कम सॉल्यूट से ज़्यादा सॉल्यूट की तरफ, तो वाटर की मूवमेंट अंदर की तरफ हो जाएगी। तो बाद में चल के क्या हो जाएगा, इस वाले सेल में, ये सॉल्यूशन में जो सेल था ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो याद रखना कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब भी किसी सेल को रखा जाता है तो वो उसके अंदर पानी चला जाता है, सॉल्यूट कम होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से वाटर को अट्रैक्ट करता है ये सेल, और इसके अंदर वो फ्लूइड चला जाएगा और ये स्वेल हो जाएगा। इस वाले एग्जांपल में क्या होगा, ये आइसोटोनिक था सॉल्यूशन, तो इसमें इसकी ऑस्मोलैरिटी सेम है, तो इसमें कुछ नहीं होगा, तो ये नॉर्मल रहेगा एज इट इज़। ओके, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखा जाता है तो क्या होता है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, तो वाटर की टेंडेंसी क्या होती है, लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट से लो सॉल्यूट की तरफ आने की। तो इसमें हमारे पास फ्लूइड वाटर है वो सेल से बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि बाहर है वो सॉल्यूट ज़्यादा है बाहर और अंदर सॉल्यूट कम है, तो वाटर कहाँ जाता है, लेस सॉल्यूट से मोर सॉल्यूट की तरफ, तो वाटर बाहर आ जाएगा। तो इस वाले एग्जांपल में सेल श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उसका सारा वाटर बाहर आ जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। तो ये कॉन्सेप्ट है कि कब सेल स्वेल करेगा, कब श्रिंक करेगा, कब नॉर्मल करेगा। इसलिए जब भी हमें फ्लूइड चढ़ाना होता है किसी पेशेंट में, तो हम प्रेफर करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन चढ़ाए उसको, 0.9% नॉर्मल सलाइन चढ़ाते हैं हम, ताकि सेल में ना स्वेलिंग हो और ना ही श्रिंकेज हो, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल रहे, बॉडी के RBC वगैरह। तो ये कॉन्सेप्ट था जो बताना था। तो आज का अब का इस वीडियो का टॉपिक है नर्व्स। तो नर्व्स हमें पता है कि पहले समझ लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है नर्व्स का। तो हम बनाते हैं, ओके तो ये पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये हमें पता है कि ये क्या है, सेल बॉडी है,
ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ तक क्या है, एक्सोन है, और ये एक्सोन की नर्व एंडिंग्स हैं। एक एक करके स्ट्रक्चर्स देख के, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, ओके। और ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, और ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, इनको निसल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। जो पहला पार्ट एक्सोन का, जो सबसे पहला पार्ट है, उसको एक्सोन हिलक बोलते हैं। फिर एक्सोन स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, और इसके ऊपर शीथ होती है, कवरिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ किस चीज़ की बनी है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, स्फिंगो माइलिन की बनी है। और साथ ही साथ ये बनी है, इसका एक प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं माइलिन बेसिक प्रोटीन। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक डिसऑर्डर होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एंटीबॉडीज़ बनती है। किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है, एमबीपी के अगेंस्ट। एमबीपी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब एमबीपी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो माइलिन शीथ है जो, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस को क्या बोलते हैं, डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें माइलिन को डैमेज और डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसका। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में धीरे धीरे करके माइलिन शीथ डिग्रेड होने लगती है, और ये माइलिन शीथ गायब हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद। अब माइलिन शीथ गायब हो जाती है, चलो अब रोल क्या है इस माइलिन शीथ का। माइलिन शीथ का काम ये है कि जब यहाँ से यहाँ कंडक्शन होएगी नर्व फाइबर में, तो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होता है, उसको माइलिन शीथ प्रिवेंट करती है लीक होने से। जैसे हमारे पास अगर नंगी तार होती है तो हम उसके ऊपर इंसुलेशन की एक शीट चढ़ाते हैं, ताकि जो कंडक्शन है वो स्मूथली हो सके, फास्ट हो सके और लीक ना करे। अब यहाँ पर भी जो कंडक्शन है यहाँ से यहाँ तक, वो बिना लीकेज के हो जाए, इसीलिए ये माइलिन शीथ इसको प्रिवेंट करती है लीकेज से। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है, माइलिन शीथ क्या करती है कि ये मतलब हेल्प करती है नर्व कंडक्शन को फास्ट करने में। अब माइलिन शीथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में डैमेज हो जाती है, डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर है, तो ये धीरे धीरे करके डैमेज हो जाएगी। तो एक तो कंडक्शन बहुत ही स्लो हो जाएगी, दूसरी लीकेज की वजह से जो नर्व है वो इतनी एफिशिएंटली मूव नहीं करेगी, इतना कंडक्शन हो नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे चल के सब मसल और जो नर्व का कंडक्शन है वो हैम्पर हो जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। चलो एक्सोन हिलॉक पढ़ लिया, माइलिन शीथ पढ़ लिया, माइलिन शीथ। और अब आ जाता है ये बीच वाला पार्ट जहाँ पे माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर का फंक्शन ये होता है, अगर मैं ऐसे बनाऊँ, ये नोड ऑफ रेनवियर है, इसमें क्या होता है, इसी जगह पे क्या होता है, हमारे पास सोडियम के चैनल्स होते हैं। जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ से यहाँ आता है, तो अब आगे पास होने के लिए इस एक्शन पोटेंशियल को यहाँ से सोडियम चैनल खुल जाते हैं, और सोडियम चैनल अंदर आते हैं, सोडियम अंदर आते हैं, और वो सोडियम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। फिर नेक्स्ट नोड ऑफ रेनवियर में फिर सोडियम चैनल खुलते हैं, और फिर वो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आता है। तो यहाँ से यहाँ तक सोडियम एक्शन पोटेंशियल इस तरह ट्रांसफ़र होता है, यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर सोडियम चैनल खुलते हैं, फिर आगे कैरी होता है, यहाँ से फिर सोडियम चैनल खुलते हैं, फिर यहाँ तक आता है। तो नोड्स ऑफ रेनवियर पे सोडियम चैनल्स होते हैं। माइलिन शीथ के अंदर कोई सोडियम चैनल नहीं होते, वो तो बस यहाँ से यहाँ तक एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र होता है। ये पूरा एक्सोन है। अब आ जाते हैं नर्व एंडिंग पे। नर्व एंडिंग पे हमने देखा था कि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर की क्या होती है, वेसिकल्स होती है, पॉकेट्स, थैलियाँ होती है। जब कैल्शियम चैनल खुलते हैं तो ये जो वेसिकल्स है, ये इस साइनेप्स में क्या हो जाती है, लीक हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट न्यूरॉन है या मसल है, जंक्शन है उसका, वो उस पर रिसेप्टर होते हैं इस न्यूरोट्रांसमीटर के, और वो इसको एक्शन पोटेंशियल को आगे लेके चलता है। सिमिलरली यहाँ पे डेंड्राइट्स भी, जो पिछला वाला नर्व एंडिंग थी, उसके न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स इन डेंड्राइट्स पे होते हैं। तो ऐसे चल के पूरा एक नर्व फाइबर है हमारे पास। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि न्यूरॉन्स और ग्लाया क्या है। न्यूरॉन्स हमने पढ़ लिया, ये न्यूरॉन था। ग्लाया क्या होता है, ग्लाया क्या होता है, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो इस नर्व फाइबर्स, चलो नर्व फाइबर्स का तो काम है नर्व कंडक्शन करना, जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं साइड में, जैसे कि अगर कोई स्ट्रक्चर डैमेज हो गया उसको रिपेयर करना, नए स्ट्रक्चर्स फॉर्म करना, डेब्री को हटाना, तो वो सब काम किसका होता है, ग्लाया का। तो ब्रेन में या किसी भी न्यूरोनल टिश्यू में न्यूरॉन और ग्लाई की रेशियो कितनी होती है, 1:10 होती है, ये रेशियो है। अब फिर आगे आते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो क्वेश्चन आता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर किसका बना होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर इज़ फॉर्म्ड बाय कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स विच आर फॉर्मिंग टाइट जंक्शंस प्लस फुट प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट। ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास ब्लड वेसल है और ये है हमारे पास ब्रेन का टिश्यू। अब ब्रेन के टिश्यू के पास
कोशिश करता है कि कुछ भी ब्लड से लीक होकर के यहाँ पर ना आए, ब्लड से ब्रेन टिश्यू के पास कुछ ना लीक आए, कोई भी सेल न्यूट्रोफिल्स वगैरह ना आए। तो उसके लिए कोशिश रहती है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये बहुत ही टाइटली पैक हो, इसके सेल्स एंडोथीलियम है ना जो, वो बहुत ही टाइटली पैक रहे, एक दूसरे के साथ बहुत टाइट जंक्शन फॉर्म करे ताकि कुछ भी लीक ना हो सके यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसी को हमने बोला कि ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड है और ये ब्रेन है, इनके बीच में बैरियर का काम करते हैं ये सेल, से कुछ भी लीक नहीं होने देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये कौन बनाए, ये एंडोथीलियल सेल्स थे, ये एक दूसरे के साथ टाइट जंक्शन बना फॉर्म करके एक बैरियर बनाते हैं। तो पहला तो पॉइंट मेन जो फैक्टर है बनाने में वो आ जाते हैं आपके एंडोथीलियम के सेल्स। दूसरे होते हैं एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट होते हैं, जैसे ये ब्लड वेसल्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, इसके पास कुछ फुट प्रोसेस होती है, फुट प्रोसेस मतलब उंगलियां टाइप, और वो इसको लपेट के रखते हैं चारों तरफ से ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से ये भी हेल्प करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करने में। तो ब्लड ब्रेन बैरियर में दो पार्टिसिपेशन होती है, एक तो एंडोथीलियल सेल की, दूसरी है फुट प्रोसेसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट। सेल का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोसाइट। वही लाइन यहाँ पे लिखी है कि BBB is formed by capillary की endothelial cells which forms tight junction, and दूसरा foot process of astrocyte। अब है कि दूसरी लाइन है कि हमने पढ़ा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और वो सिग्नल को कैरी करके लेके जाता है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ ये इनिशिएट कहाँ से होता है, सेल के अंदर तो आया लेकिन इनिशिएट कहाँ होता है, तो हमारे पास दो लोकेशन है, एक है नोड्स ऑफ रेनवेयर और एक है एक्सॉन हिलॉक। तो नोड्स ऑफ रेनवेयर में सबसे पहली जो नोड ऑफ रेनवेयर है वहाँ पे सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट वहाँ पे होता है, लेकिन जितने भी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उसमें एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन हिलॉक पे स्टार्ट होते हैं। अगर ये सेल है तो यहाँ पर तो आ गया आपकी कंडक्शन, अब यहाँ से यहाँ तक कैरी करना है इसको। तो सबसे पहला जो चैनल खुलेगा एक्सॉन हिलॉक पे खुलेगा, किसमें, हमारे पास किसमें खुलेगा, मोटर, अगर ये मोटर नर्व है, मोटर सिग्नल कैरी कर रहा है तो एक्सॉन हिलॉक पे सबसे पहले सोडियम चैनल खुलेंगे और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो हर नोड्स ऑफ रेनवेयर में तो खुलेंगे ही चैनल, लेकिन मोटर नर्व में, मोटर फाइबर्स में एक्सॉन हिलॉक पे सबसे पहले खुलता है। बट अगर सेंसरी नर्व है ये, तो सबसे पहला चैनल आपका पहली जो नोड ऑफ रेनवेयर है यहाँ पे खुलेगा, और मोटर में यहाँ पे, और सेंसरी में फर्स्ट नोड ऑफ रेनवेयर पे। तो ये लाइन ये कहती है। अब माइलिन का पढ़ लिया हमने, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एंटीबॉडीज़ बनती है, ओके। अब ये है कि एक्शन पोटेंशियल ग्राफ, तो हमने बात करी कि मेनली ये इम्पोर्टेंट है याद रखना कि न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए कौन से चैनल्स खुलने चाहिए कि एक्शन पोटेंशियल बने। तो उसके लिए याद रखना है कि अगर ये नर्व का फाइबर है, हम सेगमेंट वाइज अगर बात करें, सपोज़ ये नर्व का फाइबर है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आता है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, शुरू में ही बताया था। और ये नर्व का क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70। -70 मतलब नेगेटिव है, इसके अंदर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। रेस्टिंग पे जब नर्व फाइबर होता है तो वो नेगेटिव होता है। एक्शन पोटेंशियल मतलब इस नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में। तो जैसे ये पॉजिटिव आता है, थोड़ा सा पॉजिटिव आने की वजह से यहाँ पे सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं, और सोडियम अंदर आने लगते हैं। सोडियम कैरीज पॉजिटिव चार्ज, तो अंदर पॉजिटिव हो गया। अब इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो एडजेसेंट में वो सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे। ये सोडियम चैनल्स खुलने की वजह से ये सोडियम अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे फिर एक्शन पोटेंशियल यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो मेन बात यह है कि एक्शन पोटेंशियल इज़ ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, ठीक है। अब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि ये पोटेंशियल यहाँ आ गया। अब ये गायब कैसे होएगा, वापस पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे और पोटेशियम बाहर चले जाएंगे। जब पोटेशियम बाहर चले जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव था। सिमिलरली अगले वाले के सोडियम चैनल खुलेंगे, सोडियम अंदर आएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा अगला सेगमेंट। इस वाले सेगमेंट में अब पोटेशियम खुल जाएंगे, पोटेशियम बाहर चल जाएगा, ये दोबारा नेगेटिव हो जाएगा। तो देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव आया, फिर ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, फिर ये पॉजिटिव यहाँ आ गया, ये पॉजिटिव यहाँ आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज को ही हमने क्या बोला है, एक्शन पोटेंशियल। पर जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आता है तो ये वाला वापस नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्शन पोटेंशियल है। इस तरह सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं न्यूरॉन्स में। ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है।
अब इसको स्टडी करते हैं। तो हमने कहा था कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है न्यूरॉन का -70 होता है, तो RMP इज़ -70, ठीक है। अब जैसे ही सोडियम चैनल खुलते हैं तो थोड़े सोडियम चैनल खुलने लगते हैं, तो एकदम से सारे नहीं खुलते हैं। थोड़े से चैनल खुलने की वजह से थोड़ा सा सोडियम अंदर आता है और वो -70 से -55 की तरफ उसका पोटेंशियल लेके चल जाता है। देखो माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो -70 से -55 की तरफ गया, थोड़े से चैनल्स खुले सोडियम। तो इसे बोलते हैं एक थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट हो जानी चाहिए सेल के अंदर सोडियम की कि सारे चैनल्स खुल जाए। अब जैसे ही -55 रीच होता है पोटेंशियल, एकदम से बहुत सारे सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं और सडनली पीक में एकदम से पोटेंशियल +35 तक पहुंच जाता है। तो इसकी 2 फेज़ आती है हमारे पास, -70 से -35 तब तक है, तब तक थ्रेशोल्ड नहीं जाता है। थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड एक ऐसा पोटेंशियल है जिसको थोड़े धीरे धीरे करके चैनल्स खुलते हैं, बट एकदम एक बार थ्रेशोल्ड रीच हो गया तो एकदम से बहुत सारे सोडियम चैनल खुल के पोटेंशियल को एकदम से राइज़ कर देंगे, एकदम से बहुत सारे सोडियम चैनल खुल जाएंगे और बहुत सारा पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगा। तो -70 से -35 गया, -55 गया, -55 गया, थ्रेशोल्ड है। ये किसकी वजह से गया? सोडियम चैनल खुलने की वजह से, ठीक है। तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और सोडियम चैनल खुल गए तो और पॉजिटिव हो गया, +35 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कौन सी फेज़ है ये? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या बताया था? जब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हो। ये इसका मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल है +35। बट अब जब ये हो गया तो अब एकदम से अचानक से पोटेशियम चैनल खुलने लग जाएंगे और सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे। अब पोटेशियम का काम क्या है? बाहर जाना। तो पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है मतलब सेल के अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो इसलिए अब पोटेंशियल फिर से कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रुक जाना चाहिए था -70 पे, बट ये पोटेशियम चैनल हद से ज़्यादा टाइम तक खुले रहते हैं और ज़्यादा चार्ज लीक हो जाता है, तो -70 से -90 तक आ जाता है। तो यहाँ से लेकर के -70 तक क्या था? ये रीपोलराइज हो रहा है। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या था? प्लस से वापस नेगेटिव की तरफ आना, ठीक है। -70 तक रीपोलराइजेशन है, बट ये 70 पे ना रुक के और ज़्यादा टाइम तक पोटेशियम खुलते रहे और नॉर्मल से ज़्यादा पोटेशियम चैनल बाहर चले गए, तो इसलिए 70 से -90 हो गया। इस स्टेज को क्या बोला हमने? हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन क्या थी? माइनस से और माइनस हो जाना। तो इसकी 3 फेज़ याद रखनी है। यहाँ से ये पूरी क्या है? डीपोलराइजेशन, माइनस से प्लस की तरफ जाना, प्लस से माइनस की तरफ आना, तो यह है रीपोलराइजेशन। माइनस से और माइनस की तरफ जाना, यह है हाइपरपोलराइजेशन। अब एक बार 90 हो जाते हैं तो यहाँ पे पोटेशियम चैनल बंद हो जाते हैं। पोटेशियम चैनल बंद हो गए तो वापस वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव कर लेगा। तो क्वेश्चन आता है कि ये वाली स्टेज डीपोलराइजेशन है वो किस चैनल की वजह से है, रीपोलराइजेशन किस चैनल की वजह से, हाइपरपोलराइजेशन किस चैनल की वजह से? तो सोडियम सोडियम, पोटेशियम पोटेशियम। थ्रेशोल्ड -55 है, मैक्सिमम +35 है, रेस्टिंग पे -70 रहता है, एंड हाइपरपोलराइजेशन -90 पे हो जाती है। तो ये है पूरा न्यूरॉन्स का ग्राफ पोटेंशियल का। अब दो तीन लाइन इससे रिलेटेड ये है। अच्छा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है? ARP। इसमें क्या होता है? नो एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड विद एनी स्टिमुलस ड्यू टू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स इन इनएक्टिवेटेड स्टेट। अब जब ये चार्ज फ्लो कर रहा हो, इसको ऐसे देखते हैं, जब इसमें पॉजिटिव चार्ज था इस वाले पार्ट में, ठीक है। अब ये वाला एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आ गया और ये वापस क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, हमने बताया, ठीक है। तो अगर हम इसमें इस वाले पार्ट में अगर नेगेटिव हो रहा है, मतलब रीपोलराइजेशन हो रही है, वापस नेगेटिव एस्टेब्लिश हो रहा है, हमने एक और इम्पल्स दे दी और इसको एकदम से पॉजिटिव करने की कोशिश करी, तो ये नहीं होएगा कुछ टाइम तक। तो इसका रीज़न होता है, इसका रीज़न है ARP, ठीक है। तो ARP यही कहता है कि कुछ टाइम तक एक नर्व जो रीपोलराइज हो रही है वो वापस डीपोलराइज नहीं हो सकती, AP जनरेट नहीं हो सकता उसमें, चाहे आप कितना ही स्टिमुलस जनरेट कर दो, कितना ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जनरेट कर लो, जो पार्ट रीपोलराइज हो रहा है वो दोबारा से एकदम से डीपोलराइज नहीं होएगा। तो उसको बोलते हैं ARP। और ये क्या है? पीरियड है। पीरियड मतलब कुछ टाइम तक आप उसमें दोबारा डीपोलराइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो किस लिए होता है? ये इंपॉर्टेंट है। वो होता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो कि इनएक्टिवेटेड स्टेट में है। तो ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। ये था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। मतलब एब्सोल्यूट मतलब चाहे कितना ही स्टिमुलस दे दो डीपोलराइज करने के लिए उसको, वो डीपोलराइज नहीं होगा। बट एक है दूसरा टर्म रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। इसमें रिलेटिव मतलब हो सकता है
तो इसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम स्ट्रेंथ का अगर स्टिमुलस दोगे तो वो डीपोलराइज हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे आप एनी स्टिमुलस, कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दो, वो नहीं स्टिमुलेट होएगा, नहीं डीपोलराइज होगा। बट रिलेटिव में आप सेकेंड स्टिमुलस थोड़ा स्ट्रॉन्ग दोगे तो वो एपी जनरेट कर जाएगा, वो डीपोलराइज हो जाएगा। तो ये दो टर्मिनोलॉजी है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो क्वेश्चन आता है एब्सोल्यूट इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स इन इनएक्टिवेटेड स्टेट। सोडियम चैनल क्या रहते हैं, इनएक्टिवेटेड स्टेट में रहते हैं। सो ये दो स्टेटमेंट थी इससे रिलेटेड। ये एक लाइन थी, वाटर कंटेंट है जो लीन बॉडी टिश्यू में, दैट इज़ 100 ग्राम टिश्यू में हमारे पास 70 ml वाटर होता है।